दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसान आंदोलन अपने 8 महीने पूरे करने को, लेकिन आंदोलन के शुरू होने के वक्त जो सवाल पैदा हुए थे वो सवाल अब भी ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा, इस आंदोलन का क्या नतीजा होगा, क्या सरकार झुकेगी या फिर किसान दिल्ली से वापस पहुंचे। दोस्तों, सवाल लाजमी किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर के इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या किसान को सरकार के द्वारा MSP की लिखित गारंटी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, दोस्तों, आवश्यक वस्तुओं की सीमा से गेहूँ, आलू और प्याज को बाहर किया गया है। तीसरे अधिनियम में, तीसरे प्रावधान में इस कानून के जो कहा गया है उसको बाहर किया गया है आपातकाल को छोड़कर। क्या उससे इन वस्तुओं का भंडारण नहीं किया जाएगा? क्या कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी? इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। निश्चित तौर पर दोस्तों, कानून में संशोधन अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कानून को रद्द करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त में राजनीतिक सरगर्मी हमारे देश में काफ़ी तेज है। राजनीति एक ऐसा चौसर है, एक ऐसी गोटी है जिसको हर कोई अपने तरीके से इस्तेमाल करने में लगा रहता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज किसानों को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मनाने का प्रयास किया कि वो संसद का घेराव ना करें। मानसून सत्र चलने वाला है। मानसून सत्र आप सभी जानते हैं संसद का, जिसको लेकर के राकेश टिकैत ने ये कहा कि हम संसद का घेराव करेंगे, 200 किसान धरना देंगे। यदि लोकतांत्रिक तरीके से दोस्तों देखा जाए तो एक लोकतांत्रिक देश में, एक राष्ट्र के भीतर नागरिकों के यह अधिकार है कि वो अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रख सके। चाहे तो प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें दिक्कत क्या है? क्या दोस्तों सरकार ये नहीं चाहती कि संसद का घेराव किया जाए? क्योंकि आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जो कहा कि जंतर मंतर का मैदान किसानों को दिया जाएगा, लेकिन किसानों ने स्पष्ट तौर पर वहाँ बैठने से इनकार कर दिया। यानी कि किसान भी सीधे सीधे सत्ता से टक्कर लेने के मोड़ में है, क्योंकि संसद जहाँ पर देश के नागरिकों के लिए सरकार कानून बनाती है, वहीं से चल कर के वो कानून पूरे देश के भीतर लागू होते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे चौंकाने वाली बात ये है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत का ऐलान किया गया है भाकियों की तरफ से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हर मुद्दे, कोई भी मुद्दा हो, राजनीति के गलियारे में जाकर के शांत क्यों हो जाते हैं? कोई भी आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति खुद को समाज सेवी दिखाने का एक प्रपंच रचता है, जैसा कि जन लोकपाल के सामने, जन लोकपाल विधेयक के वक्त में हमारे देश के भीतर केजरीवाल साहब ने किया। आज वो दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री है और अन्ना हजारे जी का क्या हाल है वो आप सभी जानते हैं, किस तरीके से उनको दरकिनार किया गया। और दोस्तों, यहाँ पर ये पृष्ठभूमि जमाना इसीलिए भी अनिवार्य था क्योंकि बाकियों ने जो कहा कि उनके अपने कैंडिडेट, उनसे जुड़े हुए लोग यूपी के भीतर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों भाई हैं और इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बुढ़ाना में 2007 का विधानसभा चुनाव टिकैत साहब लड़े और टिकैत साहब चुनाव हार गए। 2014 में अमरोहा से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ पर भी हार का ही सामना करना पड़ा। हालांकि दोस्तों, ये हमारे लोकतंत्र की कितनी बड़ी विडंबना है कि आप यदि देखेंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र के भीतर उन्हीं लोगों को वोट ज़्यादा दी जाती है जिनका बैकग्राउंड थोड़ा जनता को धमकाने का या फिर तल्ख लहजे का। क्योंकि हमारे देश के भीतर एक किसी ब्यूरोक्रेट्स को या फिर एक साधारण व्यक्ति को कभी चुनाव जिताने की परंपरा नहीं रही।
और दोस्तों यहाँ पर किसानों के साथ जो एक घटनाक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से पंचायत का ऐलान किया गया, मुजफ्फरनगर वो भूमि जहाँ पर 2013 में भीषण दंगे हुए, उन दंगों के कारण एक पार्टी अर्श पर पहुँच गई तो एक पार्टी फर्श पर पहुँच गई। आप समझ जाइए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। एक पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुँच गई तो एक पार्टी के पास विपक्ष का दर्जा भी नहीं रहा। ये मुजफ्फरनगर की वो भूमि है। इसी भूमि से कहीं ना कहीं दोबारा से किसान आंदोलन को एक नई संजीवनी देने का ऐलान यहाँ पर किया गया है और वो ऐलान कर रहे हैं राकेश टिकैत साहब। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या टिकैत साहब अपने इरादे में, अपनी मंशा में सफल हो पाएंगे या फिर एक बार दोबारा से हार का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों मेरे विचार में जो तरीका इस वक्त में टिकैत साहब अपना रहे हैं कि चुनावी मैदान में खुद को उतारा जाए, कहीं ना कहीं से जनता के भीतर एक संदेश जाएगा कि ये सभी प्रपंच केवल चुनाव लड़ने के लिए एक चुनावी रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि दोस्तों लोकतंत्र के भीतर सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल दूसरे भी उठते हैं जिनका जिक्र होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, 38% चीनी का उत्पादन, लेकिन 10,000 करोड़ के करीब किसानों का बकाया। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक तमाम दलील फेल हो गई। 14 दिन में गन्ने के भुगतान की बात योगी सरकार ने की, लेकिन दोस्तों योगी सरकार में गन्ने के भाव 20 रुपये भी नहीं बढ़ पाए। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। मायावती की सरकार जिस वक्त में हमारे उत्तर प्रदेश के भीतर आई वर्ष 2007 में, दोस्तों 125 रुपये गन्ने का भाव उस वक्त में हुआ करता था। मायावती सरकार में लगभग 90% से अधिक गन्ने के रेट में वृद्धि की गई और 242 रुपये तक गन्ने का रेट चला गया, यानी गन्ने के भाव में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली। उसके बाद दोस्तों अखिलेश सरकार में भी लगभग 27 से 27% के करीब वृद्धि हुई, 60 से 65 रुपये उस दौरान भी बढ़ाए गए। लेकिन आखिर क्या बात है कि जो सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने का वचन दे रही थी, वादा कर रही थी, वो उस वादे पर खरी क्यों नहीं उतर पाई? क्या किसानों को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि हम परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग और तपस्या से लोगों का पेट भरते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों हमारे देश में राजनेताओं के लिए तमाम सुविधाएं होती है, तमाम तरह के ऐशो आराम की सुविधा उनके पास होती है, लेकिन यदि एक आम नागरिक की बात की जाए तो उसके अधिकार हमारे देश के भीतर सीमित हो जाते हैं। दोस्तों इस किसान आंदोलन में पंजाब के किसानों को भी इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि मानो वो इस देश के है ही नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के किसान लगभग 1 लाख टन से अधिक चावल का उत्पादन करते हैं हमारे देश के भीतर, और फिर भी इस तरीके से व्यवहार करना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों एक सवाल ये भी उठता है कि यदि सब कुछ सामान्य था इन बिल्स के अंदर, तो 1 साल के लिए सरकार इनको टालने पर राजी क्यों हो गई? कहीं ना कहीं दोस्तों कोई भी आशंका निराधार और निर्मूल नहीं होती। सरकार को कहीं ना कहीं किसानों की मांग को मानने की आवश्यकता है और किसानों को भी हठधर्मी छोड़ करके बैठ करके संशोधन कराने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सवाल है वो आज भी सवाल बन कर के हमारे सामने खड़े हुए हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल? क्योंकि सरकार तो स्पष्ट कह चुकी है कि ये कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। और दोस्तों इसके साथ ही किसान मोर्चा, राकेश टिकैत साहब, नरेश टिकैत साहब भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमें तो कानून रद्द ही कराने हैं। दोस्तों ये दोनों बातें हठधर्मिता है। हठधर्मिता वास्तव में लोकतंत्र की हत्यारी। हठधर्मिता किसी को भी शोभा नहीं देती, ना ही देश के आम नागरिकों को और ना ही सरकारों को। लेकिन दोस्तों ऐसे में अब होगा क्या? सवाल ये है आगे का रास्ता निकलेगा तो कैसे निकलेगा? क्या यह आंदोलन दब जाएगा या फिर यह आंदोलन विस्तार लेगा? दोस्तों 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता
बेनतीजा रहती है, क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे और किसान कहते हैं कि कानून रद्द करा कर के दम लेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा यहाँ पर कहना उन बातों को लेकर के भी है कि जिस सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वायदा किया, वो किसानों के गन्ने को अखिलेश और मायावती से भी कम भाव देने में इस वक्त में लगे, यानी कि उनकी सरकार में यदि वृद्धि देखी जाए तो सबसे कम रही। ऐसे में अब आप कोरोना का भी जिक्र करेंगे, ऐसे में देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अर्थव्यवस्था 2018 में नहीं गिरी, वो अर्थव्यवस्था 2019 में नहीं गिरी, वो अर्थव्यवस्था दोस्तों कब गिरी, ये भी सवाल एक अपने आप में उठना लाजमी है। क्योंकि दोस्तों 2017 में देश के भीतर कोरोना नहीं था, दुनिया के भीतर 2018 में भी हमारे देश में कोरोना नहीं था। तो ऐसे में दोस्तों, केवल कोरोना के नाम पर ये कह देना कि सरकार इसीलिए गन्ने का भाव नहीं बढ़ा पाई क्योंकि देश के भीतर कोरोना है। यदि देश के भीतर कोरोना होता है तो एक सांसद को 32 टिकट मिलते हैं हवाई यात्रा के, उनको 20 या 21 क्यों नहीं किया गया, उनको घटा करके 16 क्यों नहीं किया गया। सारी बातें हमारे देश के किसानों पर ही क्यों ला दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अनुमान बताता है कि इस वर्ष में लगभग 3 करोड़ टन के करीब, इस वित्त वर्ष में दोस्तों 2021-22 में भी दोस्तों 3 करोड़ से अधिक चीनी उत्पादन होने की संभावना है। 3 करोड़ टन से अधिक चीनी उत्पादन। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमारे देश का किसान लगातार परिश्रम करने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों 3 करोड़ टन चीनी उत्पादन अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोरोना काल में भी देश का किसान परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसे उस परिश्रम का कितना पारितोषिक मिल रहा है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और सवाल तो दोस्तों उठते ही रहेंगे, उठने लाजमी है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जिस तरीके से किसानों ने संसद मार्च का ऐलान किया है वो शांतिपूर्ण तरीके से किसानों को अनुमति दी जाए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात, अपना प्रोटेस्ट वो करने में समर्थ हो, सफल हो, देश के लोकतंत्र का अपमान न होने पाए और जो वार्ता रुकी हुई है वो वार्ता हो और समाधान निकले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।